नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने काम तो बहुत सारे किए हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं हुई। उसका रीजन भी है क्योंकि वो लाइमलाइट में आना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको हमने बहुत मुश्किल से ढूंढ निकाला। खैर, मेरे परिचित भी हैं और इसके अलावा बहुत सारे लोग उनको जानते हैं और उनकी राजनीति में भी काफ़ी अच्छी उठबैठ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कार्य वो करते हैं। तो आज मैं एक ऐसी ही शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने कार्य बहुत सारे किए हैं और आप जानते भी होंगे कि कैसे कैसे कार्य वो कर चुके हैं, लेकिन उनका नाम उनमें नहीं आया। हम चाहते हैं वो आपके सामने आए, रूबरू हों, आपसे मुखातिब हो। तो मैं आप लोगों से बस मिलवाने जा रहा हूं। चलिए मिलवाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही अच्छी शख्सियत है मेरे सामने है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ में इस वक्त SD विजयन जी हैं। SD विजयन जी ने बहुत सारा काम किया है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर 24 एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा। शुक्रिया भी इसलिए क्योंकि आप बमुश्किल आज कैमरे के सामने आए हैं। आप आते नहीं हैं इतनी जल्दी से, और आज कैसे भी करके हमने पकड़ा है आपको। आपकी मिन्नतें करनी पड़ी हमें। तो इसके लिए आप भाई हैं उसमें। जी जी, नहीं, वो तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे शख्सियत हमारे साथ हैं। सर, मैं बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहूँगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि SD विजयन जी ने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। आप SD विजयन जी हैं, तो आपका पूरा नाम एक तो हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, और आप कहाँ से हैं और यहाँ दिल्ली में कैसे आगमन हुआ आपका। जी प्लीज़। मेरा नाम श्री गोविंद धर्मन विजयन है जी। तमिलनाडु से, दक्षिण भारत से हूँ। पिताजी रेलवे में थे जी, तो सब जगह ट्रांसफ़र होते रहते थे। जब दिल्ली आए तो दिल्ली में हम लोग यहीं रुक गए स्थायी से। जी जी जी। बाकी उनके साथ साथ मैं पूरे उत्तर भारत में घूमता रहा, जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता रहा। जी, साथ में घूमते रहे आप। जी। मैं पढ़ाई ऐसी हुई, लखनऊ में ज़्यादा। अच्छा, लखनऊ में ज़्यादा पढ़ाई। हाँ। लखनऊ में ज़्यादा समय रहे तो परिचय क्षेत्र भी जो अपना है वो यूपी, बिहार, झारखंड, जी, उस तरफ ज़्यादा रहा। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने बताई कि आप तमिलनाडु से हैं और आप साउथ की धरती से बिलोंग करते हैं। मैं इसके अलावा एक चीज़ और आप दर्शकों को बता दूं कि सनातन संस्कृति के लिए SD विजयन जी बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। तो हम आप ही के मुंह से जानना चाहेंगे, आपके मुख से जानना चाहेंगे कि सनातन के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं। मतलब यानी कि जैसे कि मैं थोड़ा सा बता दूं, आजकल सभी अगर आप भी सोच रहे होंगे कि सनातन के लिए तो सभी कार्य कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बचाने के लिए सभी कार्य कर रहे हैं, तो इसमें नया क्या है। तो नया मैं आपको बताना चाहूँगा, नया तो नहीं है, ये बहुत पुराना है। आजकल सनातन की जो बातें, जो चर्चा हो रही है, या हिंदू धर्म को बचाने की जो चर्चा हो रही है, वो 2014 के बाद से ज़्यादा हुई है। लेकिन 2014 से पहले जो चर्चा बहुत ज़्यादा होती थी सनातन को बचाने की या सनातन संस्कृति की, तो आप काफ़ी कार्य कर चुके हैं उससे पहले ही। तो अब प्लीज़ आप हमारे दर्शकों 2014 से पहले, 2014 के बाद ही शायद मैंने कुछ ज़्यादा किया है। नहीं किया है, लेकिन 2014 से पहले वो 2014 के बाद मैंने स्वयं आगे बढ़कर किया है। जी, पहले सबके साथ मिलकर किया। पहले, हाँ बिल्कुल, ये बात कह सकते हैं जी। तो अच्छा, पहले छोटा सा जो परिचय मेरा होता था, पहले जब कोई मुझसे पूछता तो क्या करते हैं, तो मैं एक ही जवाब देता था, मैं कुछ नहीं करता। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास कुछ नहीं है। जो एक सच भी था जी। जैसे किसी ने पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा फकीर हूँ। बोले आप फकीर नहीं लगते, आप बहुत ताकतवर लगते हैं। मैंने कहा फकीर बहुत ताकतवर होता है, पूरी कायनात चला लेता है, पर होता तो फकीर है। बिल्कुल। बोले करते कैसे हैं, मैंने कहा अभी कोई मेरे पास किसी इच्छा से आता है, मैं हवा में हाथ उठाता हूँ, चीज़ निकल, ऊपर वाला मुझे कुछ दे देता है, मैं उसको पकड़ा देता हूँ, वो लेके चला जाता है, मैं वहीं का वही रहे तो फकीर का फकीर। तो जीवन ऐसा चलता रहा। मेरी टीम के लोगों ने कहा कि भाई ये आप गलत परिचय क्यों देते हैं, सही परिचय इससे सामने वाले पर असर गलत जाता है। मैंने सच तो है जो मैंने बोला। जान करने के लिए इतना कुछ है, हमने किया क्या। जानने के लिए इतना कुछ हमने जाना क्या, पाने के लिए इतना कुछ हमने पाया क्या। बिल्कुल। कोई थोड़ा सा पा लेता है, उसको बड़ा अपने ऊपर एक बिल्कुल गर्व की अनुभूति होती, इतना कर लिया, इतना जान लिया, इतना कर।
ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बहुत कम जानते हैं, बहुत कम कर पाते हैं। मानव जीवन में असीम संभावनाएं हैं। तो 57 वर्ष की आयु में थोड़ा सा एहसास हुआ कि करने क्या आया हूँ। सारा जीवन काम किया, सबके लिए किया, स्वयं को कभी प्राथमिकता नहीं दी, और इसलिए स्वयं के पास कुछ था भी नहीं। तो ऐसा लगा कि जिस काम के लिए आया हूँ उस काम को अब किया जाए। जब स्पष्ट हुआ कि करने के आया हूँ तो उस लक्ष्य पर लग गया। तो पहला तो ऐसा लगा कि पहला लक्ष्य यह है कि सनातन की सर्वोच्चता पुनर्स्थापित करना पूरे विश्व में। बिल्कुल। यहाँ तक कि कोई मुस्लिम बंधु हैं तो वो बोले कि मैं सनातनी मुस्लिम हूँ। क्या बात। क्रिश्चियन ये बोले कि मैं सनातनी क्रिश्चियन हूँ। ज्यूस ये बोले मैं सनातनी ज्यूस हूँ। तो संभव कैसे होगा? मेरे एक परिचित हैं प्रोफेसर निजर अत्री जी, यूट्यूब पे काफ़ी इस्लाम के बारे में चर्चा करते हैं। तो जब मैंने उनसे बात करी तो बोले विजन जी ये तो असंभव बात है। बिल्कुल असंभव बात है। तो मैंने कहा मैं भी जानता हूँ ये असंभव है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा संभव है, पर क्या कोई संभावना है? बोले संभावना हमेशा रहती है। मैंने अगर संभावना रहती है तो कुछ संभव है। क्या बात, फिर किया जा सकता है जी। और सनातन की परंपरा रही है, इसने कभी कोई किसी पर जबरदस्ती चीज़ नहीं थोपी। और जब भी सनातन सोचता है तो वो बड़ा सोचता है और सबके लिए सोचता है। पूरे विश्व के लिए सोचेगा, ब्रह्मांड के लिए सोचेगा, पूरी प्रकृति के लिए सोचेगा। तो स्वाभाविक सहज रूप से अपने अंदर वो गुण इसलिए आते हैं कि वो हम उस परंपरा से आते हैं। बिल्कुल। इसलिए नहीं कुछ हम पर थोपे गए हों, हमने कुछ अलग जाके सीख लिया। कुछ भी नया सीखने के लिए, नया करने के लिए है ही नहीं। बिल्कुल। हम वापिस अपनी जड़ों से जुड़ जाएं, वापिस मनुष्य बन जाएं, इतना पर्याप्त है। तो जो सनातन में मुझे ऐसा लगा, जब श्री राम जन्मभूमि का कार्य चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, तो मैं भी कार सेवा में गया था। हाँ बिल्कुल, मैं ये चीज़ दर्शकों को बताना चाहूँगा। देखिए, जब राम मंदिर वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा उछला था, ये सन 1990 की बात है, हम बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं और भी लोगों से जाना, तो उसमें आपकी भूमिका काफ़ी मतलब सुनने में आई है। मतलब काफ़ी लोग गए थे, छोटा भी नहीं कर सकते, काफ़ी लोग गए थे, मैं भी साथ में गया। हाँ नहीं, देखिए आप उस भूमिका को छोटा भले करें, लेकिन ये बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि कुठारी बंधु थे। हाँ, उनके आजू बाजू में भी मैं उसी के बगल में 2 बिल्डिंग छोड़कर, 2 मकान छोड़कर, क्योंकि हनुमानगढ़ी पे मैं था तो वहाँ आंसू गैस बहुत छोड़े गए थे जी। तो पूरा एक नींद सी आने लगी, मैं एक मकान में जाके सो गया। और ये मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसा वातावरण शायद मैंने उस समय भी माना था कि जीवन में दोबारा देखने को ना मिले। हम लोग खेतों के गुजरते थे, हमारे साथ के लोग थे, वो गन्ने के खेत वगैरह होते, सब खेत उजाड़ देते थे, सब एक एक गन्ना तोड़ लेते थे। हाँ, क्योंकि अपार भीड़ थी। हाँ, तो मैं उनसे बोलता था कि भाई आप लोग इनको रोको, आपका खेत पूरा उजाड़ दे रहे। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो कहते थे, तो ये आप लोग कौन सा रोज रोज यहाँ आते हैं, एक बार उजड़ जाएगा तो बार बार थोड़ा उजड़ेगा। ना, भाई आप लोग तो शहर छोड़ के अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं। बिल्कुल, हम इतना भी नहीं कर सकते। किसी के घर में जाके हम लोग बैठ जाते थे, सो जाते थे, कहीं खाना खा लेते थे, कोई ये पूछता ही नहीं था कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, हमारे घर के अंदर कैसे घुसा है। बिल्कुल, उस वक्त तक आपको मतलब इजाजत भी मिलती थी घर आने की और खाना भी खिलाया सहज रूप से। मतलब किसी घर में जाए तो ये नहीं पूछता था आप कौन, हमारे घर के अंदर कैसे आ गए। मतलब ऐसा लगता सब हमारा ही है जी। तो उस वक्त का जो माहौल था, देखिए ठीक है, मतलब इस चीज़ को हम खैर फेवर तो नहीं करते हैं। मैं पर्सनली आपको बताऊं कि मस्जिद पे जाके झंडा फहराना, लेकिन जो भी है, जो भी हुआ, फिर आज के वक्त में, क्योंकि देखिए 22 जनवरी को बहुत बड़ा दिन है। 22 जनवरी यानी 2024 को श्री राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, और इसमें आप लोगों की जो भूमिका रही है वो काफ़ी अच्छी है, और मेरे हिसाब से हिंदू धर्म में सराहनीय भूमिका। मेरी व्यक्तिगत भूमिका तो विशेष नहीं रही। हाँ, हिंदू महासभा का मैं पदाधिकारी रहा जी। तो हिंदू महासभा इसमें उसी की शिकायत पर ये शुरू हुआ था। बिल्कुल, 49 में जब केस जीते हैं, तो अब तो स्थितियाँ बिल्कुल, अब तो खैर बदल गई, अब तो सारा सब चीज़ फाइनल हो गई, और 22 जनवरी को। और वैसे गलत सही कुछ नहीं होता, जब कोई चीज़ सफल हो रही होती है तो सब पक्ष में खड़े हो जाते हैं। चले
इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। जी अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा आपसे, कुछ शक्तिपीठ हैं हमारे देश में और देश से बाहर भी हैं। जी। शक्तिपीठ की स्थापना के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए आप कार्य कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा कि शक्तिपीठ के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं। शक्तिपीठ की स्थापना मैं नहीं कर सकता। नहीं, स्थापना तो नहीं करें, लेकिन कुछ कार्य उनके लिए करें। जो स्थापित शक्तिपीठ स्थापित हो, क्योंकि शक्तिपीठ तो मेरे मुंह से भी गलत निकल गया कि स्थापना कर रहे हैं, लेकिन स्थापित जो शक्तिपीठ है जी उनके लिए बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं। ऐसे मन में विचार आया था कि कुछ किया जाए जी। तो खाली बैठे बैठे सोचा क्या किया जाए। तो बलूचिस्तान में मेरा, क्योंकि पाकिस्तान से जो हिंदू यात्री आते हैं, एक बार मैंने उनकी थोड़ी बहुत मदद की। वो करीब 147 के करीब लोग आए थे। तो उनको वीज़ा 5 दिन का मिला था और अमृतसर तक के लिए मिला था। तो वहाँ से कुछ बंधु मेरे परिचित थे हिंदू, उन्होंने कहा विजय जी थोड़ा प्रयास करिए। मैंने होम मिनिस्ट्री में बात करके, उसमें वहाँ पे एडवाइजर थे हरिकृष्ण पालीवाल जी। मैंने उसे कहा भाई उनको वीज़ा क्यों नहीं देते हैं? बोले 25 दिन का दे दें क्या? मैंने नहीं, 15 दिन का दे दीजिए पर्याप्त है। तो 2-3 शहर डाल दीजिए। तो लगा वो उनको भेजने वाले थे वापस अमृतसर के जो स्थानीय अधिकारी थे, जो वहाँ के शायद अगर श्रीवास्तव जी वहाँ के पुलिस कमिश्नर थे। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखिए उन पर, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उनका वीज़ा आ जाए। शायद उनके, ये कौन से सन की बात है? हो सकता है 2017-18 के आसपास हो। अच्छा, मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट की बात है। हाँ। तो अचानक से वहाँ पे सबका वीज़ा पहुँचा, तो जो वहाँ के लोकल अधिकारी थे पासपोर्ट वाले उसमें या वीज़ा वाले में, तो वो बड़े हैरान हुए कि ऐसा पहले तो कभी सुना नहीं, देखा नहीं। अब संभव हो गया। तो वो हो गया। तो वहाँ पे एक छवि सी बन गई। तो मैंने इस कारण कोशिश की थी कि भी जो बलूचिस्तान में माता हिंगलाज देवी का मंदिर है, जी जी जी, वहाँ पर मैं उसका अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक, मैंने उनको कहा। तो उसमें कुछ अड़चने आई। तो बांग्लादेश में कुछ अपने संपर्क अच्छे थे स्थानीय हिंदुओं से और मुस्लिम्स भी, ज़्यादा मुस्लिम्स से थे। पर एक अच्छी बात है, वहाँ जितने मुस्लिम्स थे, मेरा उनसे जो इंटरेक्शन होता था उसमें मैं यही कहता था कि आप तो मेरे पुराने भाई हैं वैदिक काल से। जी। बीच में आपने अपनी पूजा व्यवस्था, पूजा जो उपासना पद्धति बदल ली। तो उन्होंने, और 75 साल पहले आप मुझसे अलग हो गए। उनका रिएक्शन कैसा होता था? बहुत अच्छा होता था। अच्छा, मतलब कोई नेगेटिव नहीं? गलती से भी नहीं। अच्छा। तो उनको सीधे कहते ठीक है, आपने दाढ़ी बढ़ा ली है, टोपी पे रखा ली है, मैंने अगर हम अपना तिलक पहुँच दें और आप अपनी दाढ़ी हटा लें तो दोनों में से कोई बता ही नहीं सकता कि इसमें कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। बिल्कुल। वही सांझी परंपरा, बिल्कुल कदकाठी भी, बिल्कुल सब लगभग कुछ बोली भाषा सब कुछ वही है, सभ्यता भी सारी एक ही चली आ रही है। जी। थोड़ा सा परिवर्तन आया है, थोड़ा सा मन को मना लें तो आज भी वही एक है। उनको ये बात ठीक लगती थी। और वो भी कहने लगे कि वी आर पार्ट ऑफ ग्रेटर इंडिया। क्या बात? वी आर बांग्लादेशी बट वी आर पार्ट ऑफ ग्रेटर इंडिया। जी। जैसे एक वहाँ के कोई मंत्री थे, मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, कहले माई कंट्री। मैंने कहा दैट इज माई कंट्री टू, माई एंसेस्टर हैड लिव्ड हियर। बिल्कुल। इट्स अ होली लैंड फॉर मी, क्योंकि मेरी पूर्वजों की धरती है वो, तो मेरे लिए पवित्र भूमि है ये। क्या बात है। तो उनको अच्छी लगी। उससे कुछ विषय बढ़ते कि मैं उस कमेटी में आऊँ, कमेटी में, और वहाँ का ग्लोबल एडवाइज़र वगैरह उसका बनूँ। बिल्कुल। वहाँ के जो स्थानीय जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, पगोड़ा है, उन सब की मैं व्यवस्था के लिए कुछ कर पाऊँ। बिल्कुल। फिर उनके मन में उन्होंने प्रश्न किया भाई आपको हम भारत से लेंगे तो बहुत सारे विषय नए आएंगे। उसके लिए वहाँ पे हमने फाउंडेशन बनाई। उस फाउंडेशन के माध्यम से रिकमेंडेशन हुआ। फिर बीच में अचानक शक्तिपीठ वाले विषय आए। तो मैंने कहा भी ठीक है, शक्तिपीठ वाले विषय में किया जाए इसको। वहाँ के काफ़ी स्थानीय हिंदू जो हैं उन्होंने विषय को उठाया वहाँ के सरकार के सामने। यानी कि तो बांग्लादेशी हिंदुओं का भी काफ़ी साथ मिला आपको बाद में? अच्छा, बाद में साथ मिला। पहले मुस्लिम्स का। अच्छा, पहले मुस्लिम्स का साथ, मुस्लिम्स, ब्यूरोक्रेट्स, वो बनता गया। एक से कारवा बनता गया, वो मल्टीप्लाई होते गए। आप आगे चलते गए और कारवा बनता गया। पता नहीं मैं आगे चला है वो आगे चले, लेकिन साथ चलते गए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो फिर वहाँ सिलेट है मेघालय के साथ में,
माँ जयंती काली और महालक्ष्मी ऐसे शक्तिपीठ हैं। वहाँ 2 में मेरे लोग गए, स्थानीय मंदिर की कमेटी से चर्चा की, वहाँ पूजा वगैरह की, कार्यक्रम किया। उसमें मुस्लिम्स भी और हिंदू भी दोनों तरह के लोग गए। और वहाँ के बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग जिनको बांग्लादेश में एक अच्छी हैसियत वाले लोग, वो गए, हिंदू और मुसलमान दोनों गए। तो पूजा भी सबने की। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुस्लिम्स के साथ थे? मुस्लिम्स ने भी पूजा की जी। उसमें एक शेख सरवर अपने मित्र हैं, वो आयु मुझसे बड़े हैं, लेकिन वो सम्मान तो वैसे करते जैसे मैं बड़ा हूँ। तो लीड वो कर रहे थे। तो उसके बाद फिर माँ अपर्णा शक्तिपीठ, माँ सुगंधा शक्तिपीठ से सीताकुंड जी, और जिसमें मोदी जी ने पूजा की, श्री श्री काली मंदिर, बहुत बढ़िया, वहाँ पर भी। तो लगभग अब वो 6 को 6 वहाँ पे, अगर उसमें से यशोरेश्वरी को कहते हैं शक्तिपीठ नहीं है, मान्यता तो हमने कहा चलो ठीक है, इसको भी मान लेते हैं। तो लगभग सभी अभी अपने पास हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और ऑफिशियली में अभी 4 में उनका अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक। अच्छा, हाँ, 2 वहाँ जाने पे हो जाएंगे। क्या बात है। ढाकेश्वरी देवी जो मंदिर है उनका भी उन्होंने कहा आप आ जाइए, इसमें भी हम आपको ले लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत उत्तम कार्य किया। उसके बाद फिर अब शायद बलूचिस्तान वाला विषय भी, वहाँ भी बातचीत आपकी चल रही हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बहुत। उसके बाद फिर श्रीलंका में एक शक्तिपीठ है, वो भी ले लेंगे। क्या बात है। 2 नेपाल में है, वहाँ भी स्थानीय मतलब वहाँ पे भी बातचीत आपकी चल रही है? लगभग फाइनल है। क्या बात लेंगे। एक जो बचेगा वो मानसरोवर में है, तो थोड़ा सा उसमें प्रयास करना पड़ेगा, हो जाएगा। चाइना के पास हो, किसी के पास हो, शक्ति का काम है नहीं रुकने वाला। शक्ति का काम नहीं रुकने वाला। मेरा काम रुक सकता है, शक्ति का काम नहीं रुकेगा। इसका काम बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ और थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इसमें। भारत में बाद में आएंगे, ये सब करने के बाद भारत में आएंगे। आप स्वयं सेवक भी रहे, यानी कि संघ में भी आप काफ़ी कार्य किया है आपने, और वहाँ कहते हैं एक बार स्वयंसेवक बन गया हमेशा के लिए स्वयंसेवक। अच्छा, हमेशा के लिए एक्स नहीं होता, स्वयं से एक्स नहीं होता, एक्स नहीं होता। तो अभी भी आप नहीं होता, अभी भी आप कार्य कर रहे हैं? स्वयंसेवक हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। यानी कि आप आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं जी, और काफ़ी जुड़े रहे हैं और जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छे पद पे भी हैं। और मैं कहूँगा कि कुछ नहीं, दायित्व कहलाते हैं। बिल्कुल, दायित्व कहलाते हैं। वो बाकी जो अन्य क्षेत्रों में वहाँ पद होते हैं, वहाँ वो दायित्व कहते हैं। और आप अपने दायित्व का अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। स्वयंसेवक का ये होता है कि जहाँ पर जाए उसकी एक वैसी कार्यशैली हो, वैसी सोच हो, उस तरह के परिणाम समाज में आए। बहुत बढ़िया। तो दायित्व आपके पास क्या है, बहुत महत्व का नहीं, लेकिन अगर आप अपना कार्य कर पा रहे हैं। हम लोग कहते थे संघ में कि भी संघ में आप 1 घंटे आते हो तो 23 घंटे कहीं और बिताते हो, तो संघ झलकना चाहिए आपको। संघ झलकना चाहिए। अगर संघ नहीं झलक रहा, सिर्फ 1 घंटा का संघ है, तो वो ठीक नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो संघ में हम कहते हैं संघ में आप 20 वर्ष हैं, 25-50 वर्ष हैं, लेकिन संघ आप में कितना है, बिल्कुल ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा आप प्लेनेट को बचाने का कुछ हमने कुछ आपका सोशल मीडिया पे भी कुछ चीज़ें देखी थी कि ग्रीन प्लेनेट से रिलेटेड आप कुछ कार्य कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं, वो है क्या चीज़ एक्चुअली? मेरे कुछ परिचित लोग हैं, उन्होंने वाटर बॉडी रिजोनेशन के लिए वैदिक तकनीक से कुछ वो सॉल्यूशंस बनाए हैं। उस माध्यम से जल से संबंधित जितने भी विषय हैं उसको ठीक किया जा सकता है, और एयर और सॉइल को भी ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल, तीनों साइमल्टेनियस एक्शन होता है उसमें। तो उससे तीनों का पॉल्यूशन मिटिगेशन एक साथ होता है जी। उसको बड़े पैमाने पर करें तो हम ये भी सोच सकते हैं कि शायद ग्लोबल वार्मिंग को भी रिवर्स कर पाए हम। बिल्कुल, बाढ़ को रोक पाएँ, भूकंप की तीव्रता को कम कर पाएँ, केमिकल फ्री फूड चेन कर पाएँ, कुछ एक्वाकल्चर है इसका प्रोडक्शन बढ़ा पाएँ। और तो अगर इसको बड़े पैमाने पे करते हैं तो एक ऐसा हमारा मानना है कि प्लेनेट को ग्रीन प्लेनेट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके अलावा हमने कुछ मेरे हिसाब से 2-3 मतलब कोविड से पहले की बात रही होगी, कुछ चर्चा हमारी हुई थी, आप वृक्ष लगाने की बात कर रहे थे और काफ़ी हद तक काफ़ी वृक्ष लगाए भी थे, बहुत वृक्ष लगे। मेरे नेटवर्क में लगे हैं, काफ़ी लगे हैं।
कितने वृक्ष लगे होंगे? लाखों में हैं। लाखों में वृक्ष लगे, क्या बात है, बहुत उत्तम बात है। उद्देश्य तो जो हमारा वो है वो 100 करोड़ का था। अच्छा जी, मतलब तो 100 करोड़ तो नहीं लगे, क्योंकि जब मेरी बात हुई थी आपने कहा था कि कम से कम एक इंसान पे एक वृक्ष तो हम लगाएं, जो आपका उद्देश्य था। जिस हिसाब से उसमें क्या हुआ था, मेरे साथी हैं वो कबीरपंथ से आते हैं जी, कबीरपंथ के सन्यासी हैं साधु। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग ये चाहते हैं कि कबीर साहब के जन्म दिवस पर भारत सरकार अवकाश की घोषणा करे जी। तो मैंने उनसे कहा भाई इतने सारी पहले छुट्टियां देश में, यहाँ पे एक छुट्टी और बढ़ा रहे हो, ऐसा मत करिए। ऐसा कुछ करिए कि पूरा देश उत्सव मनाए। बिल्कुल ओके, प्रॉपर्टीज दिवस पर। बोले क्या करना होगा? मैंने कहा एक कबीरपंथी है 3 पेड़ लगा दे। क्या बात है। और एक साथ में तुलसी का पौधा लगा दे। मैंने आप 21 करोड़ कहते हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, ऐसा उनका कहना था कि 21 करोड़ कबीरपंथी। कबीरपंथी हमारे देश में लगभग 1 करोड़ के जो भी, मतलब उन्होंने जो मुझसे कहा तो मैंने उस हिसाब से उसका जी जी जी। अगर 21 करोड़ हैं तो हम मान लेते हैं 63 करोड़ पेड़ लग जाएंगे। बिल्कुल। और जितने अच्छे काम हो सकते हैं वो शुरू करिए, समाज के लाभ के, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। उसमें छुट्टी क्यों चाहिए? तो उनको भी तर्कसंगत लगी बात। उसके तहत भी कुछ काम चल रहे हैं। अब वो शायद हम लोग उतना नहीं लगा पाए थे सब, पर अब वो समय आ गया, हमारे पास साधन भी हैं जी, नेटवर्क भी है, बाकी जो चीज़ें होती है अब डॉट्स कनेक्ट करते हैं। बहुत बढ़िया। तो 100 करोड़ से ज़्यादा भी लगा सकते हैं आप। इसके अलावा फूड बास्केट के बारे में थोड़ा सा और अगर हम थोड़ा अपने दर्शकों को वो एक मन में आया विचार। देखिए तीन मुझे उद्देश्य लगे जीवन में जी, जो करना है, जिस पर बाकी का जीवन लगाना है। सनातन की सर्वोच्चता स्थापित करना, बिल्कुल, जिससे पूरे विश्व में जो एक नेगेटिविटी फैली हुई है उसको कम करना। क्योंकि बाकी सब अपनी अपनी बात कहते हैं, तो भारत में जितने भी विचार बाहर से आए लगभग का ये कहना है कि मैं सही तुम गलत। बिल्कुल। तो हम साथ नहीं रह सकते। मतलब मैं सर्वोच्च हूँ तुम छोटे, या तो मेरी मानो या मेरे अधीन रहो। बिल्कुल। या उससे भी ज़्यादा। भारत का विचार ये कहता है कि मैं भी सही तुम भी सही, हम साथ रह सकते हैं। और मैं सही तुम गलत तो भी साथ रह सकते हैं। तुम सही मैं गलत तो भी साथ रह सकते हैं। हम दोनों गलत तो भी साथ रह सकते हैं। तुम बड़े हम छोटे हम तब भी साथ रह सकते हैं। सह अस्तित्व की जो बात है वो भारत की भूमि की विशेषता है। बाकी जगह ऐसा कम है या नहीं है। तो उसमें मेरे को ऐसा लगा कि दूसरा जो मैंने बताया वो प्लेनेट को ग्रीन प्लेनेट बनाना। अब इसके लिए बहुत बड़ा तंत्र चाहिए। बिल्कुल। मानव तंत्र, और फिर धन बहुत चाहिए। बिल्कुल, वो तो बिना धन के तो कुछ कार्य नहीं। हाँ, वो कितना चाहिए उसको सोचने में भी दिमाग थक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर आप सोच सकते हो फिर वो संभव हो जाता है। बिल्कुल। ज़्यादातर लोग हम जो ये आप कार्य मतलब जो सोच रहे हैं, जो ग्रीन प्लेनेट का या फूड बास्केट का, या फिर जो गरीब लोगों को खाना मुहैया कराना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपके खुद के लिए तो नहीं है, ये एक दूसरे मतलब यानी कि सामने वाले के लिए है, जिसको ज़रूरत है उसके लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब आप इस तरीके का सोच रहे हैं तो सोच पूरी 100% होगी। क्योंकि जब आप अपने लिए सोचते हैं, इंसान जब अपने लिए सोचता है तो स्वार्थ में सोचता है। तो यहाँ तो आपका स्वार्थ ही नहीं है। नहीं, इसको स्वार्थी कह लीजिए। नहीं, लेकिन आपको मुझे खुशी मिलती है जी, वो भले ये इसको स्वार्थ नहीं कहा जाएगा, ये स्वार्थ एक अलग चीज, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का स्वार्थ कह लीजिए। चलिए, आपकी बात तो रख लेते हैं। तो आपने पूछा था फूड बास्केट। फूड बास्केट वाला क्या है कि अफ्रीका रीजन जो है वो रिसोर्सेज से आज भी भरा हुआ है। बिल्कुल। बहुत कुछ वहाँ से ले आए होंगे बाकी लोग। तो तथाकथित सभ्य लोग, गोरे लोग, तमाम तरह से अच्छे लोग जो अपने आप को विकसित भी मानते हैं, वहाँ गए। सदियों से वहाँ पे शोषण हुआ हर तरीके का। ऐसा जो हम लोग पढ़ते हैं तो मनुष्यों से जो व्यवहार करना चाहिए वो तो नहीं हुआ, लेकिन जो जानवरों से बदतर है ज़्यादा व्यवहार वहाँ पे हुआ जी। तो जब मैंने वहाँ सोचा कि कुछ किया जाए तो मुझसे लोगों ने कहा कि भाई वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको किडनैप कर लेंगे। अच्छा।
तो मैंने भी वो तो कर लेंगे, कोशिश जी। करेंगे, शायद कर भी लें। सोमालिया भी अफ्रीका का ही पार्ट है। जो तो ये तो हमें थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। जी। अगर हमें चीज़ें ठीक करनी है तो हमने जो उनको बना दिया है बिल्कुल उसका दुष्प्रभाव हम पर भी थोड़ा आएगा। बिल्कुल है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करेंगे तो सुधार ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते दूसरा क्या है, वो रीजन जो है पूरे विश्व को भोजन प्राप्त उपलब्ध करा सकता है, हैं। स्वयं भूखा बैठा है। तो अगर ठीक करना है, अगर हम ठीक नीयत से जाएंगे तो ठीक किया जा सकता ठीक किया सकता है। मुझसे किसी ने पूछा आप जो काम करते हैं वो अच्छे कार्य हैं, सफल भी होते हैं, तो आपकी जो पावर है या ताकत है इसका सोर्स क्या है? मैंने एक ही बोला, मेरी नीयत है। बाकी फिर नियंत्रण साथ में है। कुछ भी नहीं, खाली हाथ। बिल्कुल खाली हाथ खाली जेब। तो अपने पास उदाहरण भी हैं, 5 घुड़सवार 25 पैदल। महाराज छत्रसाल सही बात है। बोलते थे मुगल सेना को हरा दूंगा, और इतिहास गवाह है कि वैसा हुआ। बिल्कुल। तो अपने पास और भी उदाहरण है। मैं अभी कुछ कहूँगा तो कह देंगे आप पक्ष ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया कहती चाय बेचते थे, चाय बेचते, लेकिन आज वो दुनिया को चाय पिला रहे हैं, भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल। और उस समय के जितने विरोधी इनके थे, मैं थोड़ा सा ज़्यादा कटु भी बोल सकता हूँ, तो मुझे लगता है आप मुझे अनुमति दें। शायद संघ भी इनका विरोधी रहा एक समय। मतलब संघ में लॉबी, पूरा संघ ना कहें। हाँ, ये चीज़ तो आपको ज़्यादा पता होगी। विश्व हिंदू परिषद भी विरोध की भूमिका में रहा जी। भाजपा में भी विरोध रहा। ऐसा कह लें कि चलो ये नहीं कहूँ कि संगठन विरोध में रहा, लेकिन संगठन में विरोध इनका रहा। विरोधाभासी स्वर क्या, जब कोई इंसान बढ़ रहा होता है तो कहीं ना कहीं से वो आते। फिर देश का मीडिया इनके विरोध में रहा। नहीं, मीडिया को तो विरोध ही नहीं बोल सकते हैं। मीडिया जो मैंने देखा, अगर मीडिया विरोध में रहता तो आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। ऐसा नहीं, मैं मीडिया से हूँ पर्टिकुलर, हम इस चीज को जरूर मानेंगे, क्योंकि अगर उस समय मोदी जी ने कहा था कि मैंने आपको बुलाया है, ऐड वगैरह दिया है, तो आप आए हैं, ये रिकॉर्डेड है। नहीं, रिकॉर्डेड है, लेकिन बहुत सारी चीजें इस पे नहीं रुकते, उसके आगे चलते हैं। फिर ये हुआ कि चाइना विरोध में है, इस्लामिक वर्ल्ड विरोध में है, अमेरिका विरोध में है। बिल्कुल। वो आदमी कौन था जिसका विरोध कर रहे? एक देश, एक प्रांत का छोटा मुख्यमंत्री, भारत के, मतलब पूरी दुनिया विरोध, भारत के एक प्रांत का मुख्यमंत्री, और आप उसका विरोध कर रहे हैं। लोग रोज कहते हैं इनको वीजा मत दो। भारत में सांसद बहुत बोलते थे इनको वीजा मत दो। वो मांगा कब है? मत दो ठीक है, लेकिन वो मांग कब रहा आदमी? तो एक चीज देखी मैंने, खैर ये तो चर्चा का विषय है, मांगा नहीं मांगा ये तो अलग चीज है। हाँ, दूसरा क्या हुआ, उस समय के जितने इनके विरोधी थे, आज या तो वो समाप्त हो गए या इनके मित्र हैं। बिल्कुल। तो कुछ तो किया होगा। बाकी जो भी हो, लेकिन सच्चाई ये तो है, सच्चाई बिल्कुल। या इनके सामने शून्य हो गए या इनके मित्र बन गए। अगर आपके पास नियत है और आपके पास उद्देश्य ठीक है, तो सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया, ये बात आपने बहुत सही कही। कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक, क्योंकि भगवान जो है ना, वो पूरी प्रकृति आपकी मदद को साथ आती है। बिल्कुल। और इस चीज को मैं जीवन में लगभग रोज अनुभव करता हूँ। खाली जेब खाली हाथ बहुत बार गया, और सामने वाले को जो चाहिए वो उसको दे के वो दे के। बिल्कुल। हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उसको कहा कि मैं दूंगा और ना दिया हो। बिल्कुल। फिर भी ये हो सकता है कुछ सामान उनको कम मिला हो, क्योंकि मुझसे कुछ लोग नाराज भी होते हैं। कभी मैंने कारण खोजा तो मुझे पता चला कि मैंने कुछ इच्छा पूर्ति नहीं की। तो ठीक, ये कुछ लोग जरूरत से ज्यादा मांग जाते हैं तो वहीं पे नाराजगी। नहीं, आप सबके लिए कर, भगवान भी नहीं करता, भगवान से भी नाराज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, जब एक्सपेक्टेशन बिना फालतू के, एक होता है ना कि कुछ लोग ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं हमारे लिए आपने इतना किया तो आप करते रहेंगे, और जैसे ही आप रुके या फिर आप थोड़ा सा ध्यान इधर उधर गया, वो इंसान सामने वाला मतलब आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मानव स्वभाव है। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा एक और चीज़ हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, सोशल वर्कर और बिजनेसमैन दोनों में अंतर होता है, लेकिन बिजनेस और सोशल वर्किंग को लेके काम किया जाए तो ये थोड़ा अटपटा होगा कहना, लेकिन आप वो कार्य कर रहे हैं।
जैसे कि बिजनेस के क्षेत्र में आप एनर्जी, वाटर, ऑयल, गैस और एक्सपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अब मेरी समझ में नहीं आता कि इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं आप। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे एनर्जी के क्षेत्र में आप काम मेरी भी समझ में नहीं आता और मैंने कभी समझने का प्रयास नहीं किया। नहीं, लेकिन हमारे दर्शक जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि अगर बात आई है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि नियत जी, जब आप अच्छी नियत से जाते हैं तो सहजता आपके कार्य में आ जाती है। तो एनर्जी के क्षेत्र में कहाँ कहाँ कार्य कर रहे हैं आप या करने वाले हैं? बताता हूँ, उस पर आता हूँ। पहले तो उसके अपने वो जो व्यापार और समाज सेवा को कहा, लोगों ने हर चीज को आज के समय में व्यापार बना दिया। किसी भी विषय में जब आप काम करना चाहते हैं, सामने वाला पूछता है मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या लाभ जी। अगर आप अपना लाभ भूल जाएं कुछ देर के लिए तो आपको अपना लाभ तो मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, बिल्कुल। वो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा इसको। एक बार एक व्यक्ति ने करीब 100 लोगों को एक बड़े से हॉल में बुलाया और 100 गेंद पे सबका नाम लिख दिया, एक बड़े बॉक्स में डाल दिया। सबसे कहा कि अपने अपने नाम की पर्ची निकाल लीजिए, गेंद उठा लीजिए। हाँ। सब लोग लग गए, 2 4 5 मिनट हो गए, सबके हाथ में गेंद नहीं आई। वो उठाते थे, फेंकते थे, उठाते थे, फेंकते थे। मैंने कहा 1 मिनट रुक जाओ। सब लोग अपने अपने गेंद वापस डाल दो। आपका सब एक एक गेंद उठा लो, जिसका नाम इस पे है उसको पुकार के उसको दे दो। 2 मिनट में सारी गेंद निकल गई सबके पास चली गई। जब हम सहयोग करते हैं एक दूसरे को तो काम आसान हो जाता है। बिल्कुल। सड़क पर जाम इसलिए लगता है कि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं आगे निकल जाऊं। अगर वो ये सोच ले कि सामने वाले की बारी है, वो निकल जाए तो सब जाम नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया। इतना ही इसी बात को जीवन के हर क्षेत्र में लागू कर लीजिए। आप अन्यों की सोचना शुरू कर दीजिए, आपका भला तो अपने आप होगा। क्या बात। यही सोच बदलनी है कि वो स्वयं को प्राथमिकता दे रहे हैं व्यक्ति, स्वयं को प्राथमिकता दे करके बाकी सबको प्राथमिकता दें तो स्वयं का काम तो होगा। क्या बात। सबके हित में मेरा हित है। जी। यही मूल मंत्र है। और मैं आज जो प्रयास कर भी रहा हूँ व्यापार के क्षेत्र में, वो इसलिए कि जो मेरे उद्देश्य हैं उसके लिए अथाह धन चाहिए, अथाह नेटवर्क चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा? नहीं है तो बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ है, उस पर हम बात जरूर करेंगे। तो उसमें क्या है, तो इसलिए व्यापार करने से, जैसे मान लीजिए शक्तिपीठ ही है, अगर हम शक्तिपीठ काम करना तो हो सकता है वो 1 लाख करोड़ तक जाए। बिल्कुल। मैं किसी 10,000 मांगू 10,000 रुपये नहीं देगा। सही बात। अगर मेरे पास होगा तो सारी दुनिया भी आएगी जी। तो मेरे पास है, ठीक है। उसके लिए व्यापार भी शुरू किया। तो थोड़ा सीरियसली जो सोचा वो 2022 में सोचा कि चलो कुछ किया जाए, बड़ा करते हैं। तो सोची थी मेरे से, मैंने कहा नियत है तो नियंता भी साथ में है। बिल्कुल। बड़ा होता है जी। बहुत। और अभी यूपी में एक 2000 मेगावाट का सिद्धार्थनगर में पावर प्लांट के लिए हमने प्रपोजल दिया था यूपी इन्वेस्टमेंट समिट में, तो उसमें भी काम चल रहा है। कितने हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है? लगभग 9,000 करोड़। 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो आप करने जा रहे हैं। एक वहाँ पे कुछ महाराष्ट्र में है। हाँ, महाराष्ट्र में भी काफी, मतलब एनर्जी महाराष्ट्र में लगभग ऐसा है। वहाँ पे हम लोग गांव के स्तर पर काम करने का। कितने हजार करोड़ का काम है वो? तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बढ़ेगा। अच्छा, मतलब शुरुआत कितनी है, मतलब हम कितना माने उसको? लग जाएगा कुछ 1,000 करोड़ शुरू में भी लगेंगे। अच्छा, शुरू में 1,000 करोड़ चाहिए कम से कम? कुछ 1,000 जी, कुछ 1,000 करोड़, मतलब 6 7 5 कुछ जो भी नंबर हो। उसमें ये है कि वहाँ पर 28,000 ग्राम पंचायत है जी। मेरी एक टीम ने वहाँ पे 2100 ग्राम पंचायत में लोकल एक कोऑपरेटिव बॉडी रजिस्टर करा दी उसी ग्राम पंचायत के नाम से। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो ये सारी 28,000 में ही स्थानीय ग्राम पंचायत के नाम से एक कोऑपरेटिव, उसमें 13 लोगों की एक टीम, उसके नीचे 100 लोगों की एक टीम, यानी एक ग्राम पंचायत में 113 लोगों की टीम हमारे पास अभी है। 2100 गुना, मतलब एक ग्राम पंचायत में, पर्टिकुलर एक ग्राम पंचायत, हर ग्राम पंचायत में 113 लोगों की टीम। तो 113 लोग जो क्या कार्य करेंगे? अभी उस पर ये सोचा गया कि पावर की जरूरत है, तो हर ग्राम पंचायत आधा मेगावाट से जैसे जैसे जरूरत है, आधा मेगावाट से लेकर के 1 मेगावाट 1.5 मेगावाट वहाँ पर पावर प्लांट लगाए जाए। कौन सी टेक्नोलॉजी होगी वो भी डिसाइड करेंगे जी।
क्योंकि जो अभी एग्जिस्टिंग सोलर वाली है थोड़ा सा अपस्ट्रीट होती जा रही है। नई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, लेकिन अगर उसके आउटपुट अच्छे हैं तो धन की व्यवस्था हो जाती है। चलिए, फिर स्थानीय रोजगार, उद्देश्य ये है कि जो गांव का व्यक्ति है वो बड़े शहरों में ना अपने क्षेत्र में काम करे, अपने क्षेत्र में रहे और वहीं पे काम करे, उसको काम के अवसर वहीं पे उपलब्ध हों। जी, जैसे सिद्धार्थनगर में है, मैं वहाँ गया तो पता चला वहाँ पे महिलाएं, बच्चे और बूढ़े वो घरों के अंदर हैं। हाँ, बाकी जो जवान है वो सब बाहर जा रहे हैं। वो स्थिति ठीक नहीं है। दूसरा, बड़े शहरों पे लोड बहुत आता है, उस पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, ट्रैफिक का हो गया, बहुत सारी चीज़ का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। उसको डिस्ट्रेस करना उसको, और डी अर्बनाइजेशन करना। भारत आज भी गांव का देश है, गांव मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी, बहुत उन्नत बात किया। तो इसलिए पूरे देश में करना है, लेकिन महाराष्ट्र से शुरू करेंगे। महाराष्ट्र जी। इसके अलावा जैसे कि अभी हम बातचीत कर रहे थे तो वहाँ पे एक फंडिंग शब्द आया। जाहिर सी बात है, जो कार्य आप बता रहे हैं ये बहुत बड़े लेवल के कार्य हैं और धन के बिना संभव नहीं है। तो अगर मतलब अगर आप बताना चाहें या हम आपसे पूछना चाहें थोड़ा तो सा मैं उस पर चुप रहना चाहूँगा, लेकिन मतलब एक हो गया ना कि फंडिंग का कार्य है ये। हाँ, 9,000 करोड़ का है तो स्वाभाविक है उसके लिए मेरे पास फंडिंग उपलब्ध है। बात ही 9,000 करोड़ नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जैसे आपने बताया। मेरे हिसाब से तो लाखों करोड़ की कार्य है, शायद उससे ज़्यादा हो जी। 1 लाख करोड़ से भी ऊपर का जाएगा। 1 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो ये चलिए थोड़ा सा मैं उस पर कहना चाहूँगा। जैसे सिद्धार्थनगर को कहते हैं, मैंने कहा ना, जैसे आप अगर इच्छा रखते हैं कुछ करने की तो फिर प्रकृति उसको संभव करती है। आपके पास है नहीं है बहुत फर्क नहीं पड़ता जी। बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, संत हुए, उनके पास कुछ था क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात। आप इतिहास में जाके देख लीजिए, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन अनगिनत उदाहरण है। कुछ नहीं था, लेकिन वो चाहे उन्होंने चाहा वो करके गए। मैं संत की परिभाषा नहीं, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया, उदाहरण नहीं लिया, क्योंकि मैं उसको अपनी परंपरा से नहीं जोड़ रहा। मैं सामान्य व्यक्ति हूँ जी। सिद्धार्थनगर भगवान बुद्ध की पिताजी की राजधानी कपिलवस्तु। उधर नेपाल की तरफ जाएं, उसी सटा हुआ जिला जो है वो लुम्बिनी है। तो दोनों बुद्धिस्ट एक तीर्थ स्थल के लिए बिल्कुल मन में ऐसा विचार आया कि इस डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया जाए और बुद्धिज्म को ध्यान में रखते हुए किया जाए, तो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर बनता है। तो जो नेपाल के प्रधानमंत्री, उनकी टोली के कुछ लोग अपने परिचित हैं जी। मैंने उनसे कहा भी इसको हम जॉइंटली डेवलप करते हैं। बोले कर सकते हैं, करना चाहिए। तो मैंने कहा पैसा मैं लगाऊंगा। जब आप बोले किसी को कि पैसा मैं लगाऊंगा तो वो सामने वाला मानने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। हाँ, लगभग मान ही जाता है। जी जी जी। और पैसा अपने पास है नहीं, पैसा कहाँ से आएगा? तो उसमें जापान भी बुद्धिस्ट कार्यों के लिए बड़ा अच्छी फंडिंग देते हैं। उस फंडिंग हम भी लगा देंगे, स्थानीय तौर पे हमारे पास उपलब्ध है। तो लगा कि जापान, नेपाल और भारत तीनों मिलके किया जाए। तो अगर वहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, फिर होटल भी आएगा, सब तरह का डेवलपमेंट लगेगा, सही बात है, रोजगार भी मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। और भी हमारी योजनाएं हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सिद्धार्थनगर को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने का सोच है। बहुत नहीं, हम लोग फिर उसको रेप्लिकेट करेंगे अलग अलग जगह। पहले एक प्रोजेक्ट जी, नहीं बिल्कुल, भगवान आपका साथ देंगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे UN से, सब जगह से, जहाँ से संभव होगा फंडिंग ले आएंगे। बहुत बढ़िया। ना नहीं होगी। चलिए, ये तय है। बहुत अच्छा लगा। जब आप दिखाएंगे, परिणाम दिखाएंगे तो लोग आपके साथ चलते हैं। बिल्कुल साथ चलेंगे, और अभी चल रहे हैं। बिल्कुल, नहीं, हमारी शुभकामनाएं। हम इसमें देखिए, जाहिर सी बात है, आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और हमारी बड़ा मान लेंगे तो फिर काम नहीं होगा। हाँ, नहीं, हमारे लिए तो खैर हम सहज रूप से कर रहा हूँ। सहज रूप से खैर आप कर रहे हैं, क्योंकि आप सहज हैं और सहजता के साथ आप काम करते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं और जो अभी है वो बहुत सहज है। कोई सामने वाला आपको जज नहीं कर सकता कि आप इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकते। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शानदार लगा। आप बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के इंसान हैं जी। तो आप अगर हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहें या कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज आप।
इतना ही है कि स्वयं से ऊपर उठ करके अन्यों की भी चिंता करें। जी। धर्म की जो सबसे सरल परिभाषा जो मुझे लगती है वो ये है कि स्वयं के स्वार्थ से उठ करके अगर आप कुछ अन्य की चिंता कर लेते हो, ये एक मनुष्य का सहज धर्म हो सकता है। इतना जरूर करना चाहिए। आप अपने अपने सोचेंगे तो फिर जो आज विश्व में सब इतनी नेगेटिविटी फैली है उसका बड़ा कारण है। वो कहते हैं मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। बिल्कुल। एक पंजाबी में ऐसा कहता है ना, मैनू की तैनू की सामगी। जी जी। उससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा, आपको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। और आखिरकार मेरे पास समय नहीं, समय नहीं, आप हमारे आग्रह को माने, आपने आग्रह ठुकराया नहीं। आप जब जीवन में इतना सारा समय लगाना आगे। जी ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, हम यहीं पर विदा लेते हैं। आप ये जो इंटरव्यू है इसे जरूर सुने, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो विजयन जी ने बताई हैं, जीने की कला बताई है और कार्य कैसे किया जाए, अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में भी सोचे तो अपना जो कार्य है वो खुद स्वतः बनता चला जाता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो थैंक यू सो मच। तो मैं मनीष कुमार, जी मैं मनीष कुमार दिल्ली से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।